नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जनता से की अपील, घबराएं नहीं। कोरोना के एक्सी वेरिएंट से कितना बचा पाएगी बूस्टर डोज, मेडिकल एक्सपर्ट ने दी अपनी राय। नींबू ने तोड़े महंगाई के सारे रिकॉर्ड्स, 300 रुपए किलो तक पहुंचा नींबू। दिल्ली में निजी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी, 5 जालसाज गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सुलझाया पांडवनगर मोबाइल शोरूम लूट का मामला, सीसीटीवी के जरिए खुली वारदात। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता करके जनता से अपील की कि वह घबराए नहीं। अभी इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है कि नया वेरिएंट या बढ़ रहा कोरोना के मामले खतरनाक हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। एक्टिविटी पे अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 और 200 के बीच में आ रहे हैं और ये काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कम से कम 1 महीना हो गया है। मतलब 100 और 200 के बीच में लगातार चल रहे हैं। हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल एडमिशन पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, कोई ऐसा एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन सर, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछली लहर के बाद जो अपना एक्शन प्लान बनाया था उसमें पॉजिटिविटी पे ही फोकस था कि 0%। अब चीज़ें बदल गई है, केंद्र सरकार ने भी बदल दी। अब 10% पे कहा है केंद्र सरकार ने। कारण क्या होता है कि पॉजिटिविटी तो टेस्ट जैसे हैं, अगर आप 10,000 कर लेंगे तो लोग उतने नहीं, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल एडमिशन है। आज हॉस्पिटल में 49 पेशेंट एडमिटेड हैं, जो पिछले 1 महीने पहले 100 से ऊपर थे, तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 पर डे के हिसाब से कम ही हो रहे हैं, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। जो वेरिएंट की बात है, देखो कोरोना का जो है वेरिएंट तो अभी सैकड़ों चल रहे हैं। बहुत सारे वेरिएंट आएंगे, नए नए आएंगे, हर रोज़ उसका म्यूटेशन होगा। जब तक कोई वेरिएंट खतरनाक नहीं होता है तब तक उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। WHO ने ऐसा कोई भी अभी नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया है। जब तक कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं आता है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये नया वेरिएंट, तो मुझे लगता है कि हर रोज़ दुनिया भर में कोई ना कोई नया वेरिएंट होगा। लेकिन सर फिर भी जो संक्रमण दर है वो 1.5% के आसपास तक पहुँच। संक्रमण दर का मैं बता रहा हूँ ना, संक्रमण दर पे आप इतना ध्यान ना दें। टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं। आज से 1 महीना पहले भी 100, 150, पौने 200, 200 थे, अब वो 100 के आसपास चल रहे हैं। तो 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं, लगातार हम निगाह रखे हुए हैं। और जो हॉस्पिटल एडमिशन है, हॉस्पिटल एडमिशन डे बाई धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। कल का जो हॉस्पिटल एडमिशन थे 49 थे, जो कि 1 महीना पहले 150 के आसपास थे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड डॉज में छूट दी गई, मास्क पहनने पे तरह से जुर्माना हटा दिया गया, लोगों में कहीं ना कहीं मतलब निश्चिंतता का भाव है कि अब लापरवाही एक तरह से दिख रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसे लापरवाही वाली बात है। देखो जो कोविड है, मैं आपको बता देता हूँ, जो 1918 में आया था, ये बीमारी 100 साल के बाद आई है। तो 100 साल के बाद आई है। अभी ऐसा नहीं लगता कि कोविड अभी 1 साल, 2 साल, 5 साल में जाने वाला है। तो इट विल टेक सम लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा समय लगेगा। हमें उसके साथ जीने की सीखना पड़ेगा। सर, वो प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीन अब दी जा रही है, दिल्ली की क्या कुछ तैयारी उसे लेकर? बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट की जा रही है और सभी को दी जाएगी जल्द से जल्द। दिल्ली सरकार की कोई तैयारी, क्योंकि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, अभी प्राइवेट में स्टार्ट किया, सरकार की जल्द से जल्द चालू करेंगे। कई लोग मांग कर रहे हैं उसके लिए कि उसे फ्री किया जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मांग? देखिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री किया जाना संभव नहीं है। सरकार के यहाँ पर 100% फ्री है। और ये कहना कि प्राइवेट हॉस्पिटल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्सी वेरिएंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक्सी वेरिएंट से बूस्टर डोज कितना बचा पाएगी, इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी ने अपनी राय दी। आप भी सुनिए। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट दोबारा से बढ़ने लगा है और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल एक्सपर्ट और दिल्ली वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं डॉक्टर समीर भाटी। भाटी साहब, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों की बात करें, दिल्ली के अंदर
पॉजिटिव रेट बढ़ा है, कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं, किस वजह से ये बढ़ोतरी देखी जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? अगर पिछले 1-2 दिन के अंदर हम देखें, केसेज़ में थोड़ी-सी मामूली-सी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ने का रीज़न देखिए एक ही हो सकता है, एक तो जिस तरह से अब सब चीज़ें खुल गई है, जिस तरह से सब चीज़ें अनलॉक हो गई हैं, एंड अभी थोड़ा क्या जो टेस्टिंग है उसकी संख्या बढ़ी है। जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। हम रैंडम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई लक्षण नहीं होता, उनका भी पॉजिटिव निकलता है टेस्ट, है ना? तो ये कारण भी हो सकता है पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का, पहली बात। और दूसरी बात, जो नए वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं कि नई तरह का कोई वेरिएंट, देखिए नई तरह का वेरिएंट अभी जो हम XE वेरिएंट के बारे में बात कही जा रही है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि हमारी थर्ड वेव का कारण था जनवरी के अंदर, उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, उसी का ही एक सब लीनिएज है, मतलब उसी का एक टाइप है। जो ओमिक्रॉन था हमारा, ओमिक्रॉन के अंदर 3 तरह के सब लीनिएज थे, 3 वेरिएंट थे, जिसमें BA.1, BA.2 और BA.3 वेरिएंट था। तो जो भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी, थर्ड वेव का जो मेन कारण था वो BA.1 और BA.2 था, और BA.2 को माना जा रहा था कि वो काफ़ी अधिक संक्रामक। तो ओमिक्रॉन में जैसा हमने देखा कि इसमें संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा थी, पर हमने उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन और ICU बेड में बढ़ोतरी नहीं देखी, वो उतना ज़्यादा घातक नहीं था, और वैक्सीन का भी असर उसके ऊपर था। अभी जब हम बाहर बात कर रहे हैं, हम चाइना की बात करें या जो चाइना के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये BA.2 काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुका था। अब जो XE वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, नया वेरिएंट जो अभी सुनने में आ रहा है, उसका मैं बताना चाहूँगा, XE वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट है, BA.1 और BA.2, इसी का एक कंबाइन रूप है XE, कोई एक अलग नया कोई वेरिएंट नहीं है। तो क्योंकि ओमिक्रॉन काफ़ी संक्रामक था, तो इस वजह से XE भी माना जा रहा है कि ये संक्रामक हो सकता है, पर अभी इसका हमारे पास बहुत अधिक डेटा नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, और ये पहला डिटेक्ट हो चुका था जनवरी के अंदर UK के अंदर, और अभी जिस तरह से भारत के अंदर भी इसकी खबर आ रही है, मुंबई के अंदर और जिस तरीके से गुजरात के अंदर इसके जो केस हैं वो मिले हैं। बिल्कुल ऐसा कोई केसेस में कोई भारी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस अभी देखने को नहीं मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, तो अभी बहुत अर्ली है इसके ऊपर कुछ भी कहना, पर जैसा मैंने बताया है कि ये ओमिक्रॉन का ही एक टाइप है। क्या जिस तरीके से ओमिक्रॉन की बात करें तो लगातार बहुत बढ़ोतरी में फैलता था, क्या इस वेरिएंट में किस तरीके से क्या रिसर्च जो है इसके अंदर हुई है? हाँ, इसके ऊपर अभी डेटा आना देखिए बाकी है। बाकी जैसे भारत में बात करें तो भारत में बहुत अधिक लोग जो थे ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके थे, और उनको ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन मिल गया क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी आपकी हो गई। ज़्यादातर हमने ओमिक्रॉन के समय देखा था क्योंकि वो हाईली इन्फेक्शियस था, बहुत अधिक संक्रामक था, तो बहुत अधिक लोग उससे इन्फेक्टेड हो चुके थे, और इन्फेक्टेड होने के बाद काफ़ी लोगों को तो सिम्टम भी नहीं था। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी मतलब नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों को बहुत मिली है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन भी देखें तो वो प्रक्रिया भी, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी तेज रही है। तो भारत के लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा है और उनको वैक्सीन भी लगी है, तो इस वजह से भारत में उस तरह से हम नंबर्स नहीं देख रहे। तो ऑलरेडी ओमिक्रॉन से काफ़ी हद तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो इसलिए उसको उससे भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अभी डेफिनेटली हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, टेस्टिंग हमें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उसको ट्रैक कर सके, बिकॉज जो हमारा पेंडेमिक का हमेशा एक सबसे बड़ा हथियार वही रहा है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन, और जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते रहें ताकि कोई नई तरह का वेरिएंट आए उस पर भी हम सतर्कता बरतते रहें। किस तरीके से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जब देखिए सतर्कता की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सरकारी तौर पे हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारा सर्विलेंस है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि अभी केसेस कम हो गए तो हमने जो रैंडम टेस्टिंग है या जीनोम सीक्वेंसिंग कम कर दी, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। जो भी पॉजिटिव टेस्ट आते हैं उसका फर्दर हम जिसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, वो होनी ज़रूरी है ताकि हम ये ज़रूर पता लगा लें कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, हमारी प्रिकॉशन डोज जिनके लिए
अप्रूव हुई थी उनको वो लगती रहनी चाहिए। बच्चों के लिए जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव आई हुई है ऑलरेडी, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए चल रही है और 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी चल रही है, उनको वो वैक्सीनेशन लगता रहना चाहिए। और क्राउडेड प्लेस में अगर बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग है तो वहाँ पे जैसा हम कहते हैं कि वहाँ पर मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। वैक्सीन की आपने बात करी, जिस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लग रही है, क्या बच्चे भारी तादाद में वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं? हाँ, बच्चों की जैसे हमने बात करें, बच्चे शुरू से ही उत्साहित थे। बच्चों के अंदर जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए थे तो उनके अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी स्पीड से चली है, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि अब जैसे स्कूल वगैरह भी खुल गए तो स्कूल खुलने से पहले उनको था कि बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाए तो वो भी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। और 15 से 18 साल का ग्रुप वो होता है जो 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे होते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स भी और सब चीज़ों को भी देखते हुए तो इसलिए उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव ओवरऑल बच्चों के अंदर ठीक रहा था। आपने बताया कि वैक्सीन डोज जो है वो काफ़ी कारगर साबित हुई है कोरोना को रोकने के लिए। जिस तरीके से बहुत सारा उस टाइम पे फैला ओमिक्रॉन के दौरान, क्या अगर ये एक्सी वेरिएंट आता है और अब कल से बूस्टर डोज भी लग रही है, क्या लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि भारतीयों के अंदर इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी बन गई थी और उसके अलावा वैक्सीन भी लग गई, तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई, काफ़ी अच्छा रहा। और हमने ओमिक्रॉन के दौरान भी देखा कि जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लगी थी तो इन्फेक्शन ज़रूर रहा था। संक्रमण और बीमारी के अंदर फ़र्क है कि आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आपको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी। तो ओमिक्रॉन के टाइम पे भी हमने देखा था कि लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिली थी, चाहे जो भी भारत में अवेलेबल वैक्सीन है, दोनों ही काफ़ी अच्छी वैक्सीन थी। ज़्यादातर सब लोगों को वही वैक्सीन लगी है, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला था। वैक्सीन लगने के बाद हमने बहुत ही कम देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन रहा। सर, जिस तरीके से बूस्टर डोज लग रही है, बूस्टर डोज में क्या माना जाए जिसने कोविशील्ड लगवाई उसको बूस्टर कोविशील्ड की लगेगी या फिर दूसरी कंपनी की भी लगवा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी अधिक लोगों का यही वाला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि कुछ मिक्स एंड मैच तो नहीं होगा कि आपने पहली कोई वैक्सीन ली और अब उनको बूस्टर कोई और लगे, ऐसा नहीं है। मिक्स एंड मैच नहीं है। जो प्राइमरी वैक्सीन लगी थी, मतलब जैसे अगर आपको कोविशील्ड लगी है पहली और दूसरी डोज, तो जो थर्ड डोज है आपकी, जिसको हम बूस्टर या प्रिकॉशन डोज करें, वो उसी की लगेगी। जिनको कोवैक्सीन लगी थी उनको कोवैक्सीन की ही थर्ड डोज लगेगी, कोई दूसरी वाली उसके अंदर वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितनी भी रिसर्च आई है और बाहर भी लगी है, लोगों को जो प्राइमरी वैक्सीन ही लगी है उसकी थर्ड डोज, उसका काफ़ी अच्छा असर है। और ऐसा कोई हमारे पास डेटा अभी उपलब्ध नहीं है कि मिक्स एंड मैच करके उसका कोई अलग तरह का असर हो। तो फिलहाल अभी एज पर गाइडलाइंस आपको जो डोज लगी है उसी की आपको थर्ड डोज लगवानी। नहीं, बूस्टर डोज की अगर बात करें, कितनी कारगर साबित रहने वाली है ये? हाँ, देखिए बूस्टर के ऊपर जो हम देखें डेटा, क्योंकि बूस्टर ऑलरेडी विदेशों के अंदर तो काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और वहाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और बूस्टर लगना अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 9 महीने हो गए। तो वैक्सीन का भी एक इम्यूनिटी का भी एक समय होता है और कुछ समय के बाद वो जो इम्यूनिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है अब ये एक राइट टाइम है जिस टाइम हम लोग को बूस्टर लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए तरह के वेरिएंट्स की खबर भी आ रही है और एक समय के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होना शुरू हो जाता है। और इस समय भारत की स्थिति कंट्रोल के अंदर है, केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये राइट टाइम है कि हम जो हमारा जो लोग हैं, और अब जैसे एडल्ट्स के लिए 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए बूस्टर अनिवार्य हो गई है, मतलब लग सकती है, उनके लिए भी रोल आउट हो गई है, तो लगा लेना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है, जिनको कोई गंभीर बीमारियाँ हैं, उनको तो वैक्सीन लगवा लेनी, जो बूस्टर डोज है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स। महंगाई के बीच नींबू की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 300 रुपए किलो के हिसाब से नींबू बिक रहा है, जबकि थोक मंडी में 200 रुपए प्रति किलो नींबू है। क्या कारण है नींबू के बढ़ते दामों का? व्यापारियों ने क्या बताया, आप भी सुनिए। देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम के बाद अब नींबू लोगों को महंगाई के आंसू रुला रहा है। गर्मियों के मौसम में नींबू की डिमांड हाई होती है और इस दौरान ही देश भर में नींबू की कीमतों में अचानक 300 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चले जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है।
सामान्य मार्केट में 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है, वहीं 300 से 400 रुपए किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में नींबू 200 रुपए प्रति किलो के थोक भाव पर बिक रहा है। आजादपुर में पिछले कई सालों से नींबू का व्यापार कर रहे आढ़तियों ने नवोदय टाइम्स से बातचीत में इसके पीछे की वजह बताई है। नींबू के दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? नींबू का दाम बढ़ने का एक ही कारण है, जो ये लॉकडाउन हुआ उसके कारण से रख रखाव कम हुआ। जो चक्रवात आया गुजरात में, अभी 30 गाड़ी आता, वो 0 पॉइंट है, गुजरात बल्कि माल जा रहा है। इसके कारण से ये तेजी आया है और किसान ने मतलब अपने फूल पे अपने खेत में रख रखाव नहीं कर पाया, इसलिए नींबू का बाजार तेज है। एनए में अगर बात करें, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, एनए में ये क्या है, मेरे को घाटा 350 तक का रेट है, उसके बारे में क्या कहना, वहाँ क्यों रेट बढ़ रहे हैं? मेरा ये कहना है, एक आदमी यहाँ से 5 किलो नींबू लेके जाता है, जरा ये मीडिया के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। एक आदमी 5 किलो नींबू लेके जाता है, 20 आइटम में 100 किलो बेचता है। 100 किलो में वो 2-2 रुपए किलो, 3-3 रुपए किलो नहीं कमाएगा, 5-5 रुपए किलो, तो उसका बच्चे कैसे चलेंगे? नंबर 1। और 30% डैमेज हो जाता है शाम तक, चाहे पालक है, करेला, चाहे भिंडी है, चाहे नींबू है, वो सूख जाता है। तो 30% का भी दाम उस पर बिठाया जाता है क्योंकि डैमेज हो जाता है। 2 तरह के नींबू होते हैं, एक पीले वाले, एक हरे वाले। हाँ जी। अलग अलग क्या दाम है आज? आज का नाम आजादपुर मंडी का रेट है आज का 100 रुपए से 160 रुपए किलो था। इसके पहले कितना था? इससे पहले 4 दिन से बाजार यही चल रहा है। 4 दिन से बाजार। क्या लगता है आगे कुछ बढ़ेगा या कोई कमी आएगी? इस 1 महीने तक कोई बढ़ने की चांस नहीं है, मतलब थोड़ा सा रेट बढ़ेगा और आमदनी जो है कुदरत का देन है, वो टाइम से फलेगा, फूलेगा, फिर आएगा। व्यापारियों ने साफ किया है कि 2 सालों के लॉकडाउन और आंध्र प्रदेश, गुजरात में आए चक्रवात ने हालात खराब किए, जिससे सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खाने में टेस्ट के लिए, सलाद में टेस्ट के लिए नींबू बेहद जरूरी होता है। साथ ही गर्मी के मौसम में सभी तरह के जूस और रस में नींबू का प्रयोग किया जाता है। वहीं इस चिलचिलाती गर्मी में नींबू पानी राहत दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। वहीं गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की डिमांड भी काफी हाई रहती है, लेकिन बड़ी कीमतों ने लोगों की थाली से नींबू छीन ही लिया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, उत्तरी दिल्ली के साइबर सेल ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो युवाओं को निजी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। यह गैंग नोएडा के एक फ्लैट से संचालित किया जा रहा था। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर जालसाज हैं जिन्होंने निजी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं को जालसाजी का शिकार बनाया और लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। दीपक, अनिकेत, संदीप, अवनेंद्र और पुष्पेंद्र नाम के ये जालसाज कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। ये लोग बेरोजगार युवाओं को फोन कर एयरलाइंस में ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और टेलीफोनिक इंटरव्यू तक कराया जाता था, जिसके बाद इनके सेलेक्ट होने का वादा कर इनसे पैसे जमा कराते थे। दरअसल नौकरी के नाम पर जालसाजी की कई शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ था। पुलिस ने मनी ट्रेल और अपराध से जुड़े कॉल रिकॉर्ड्स के तकनीकी जांच से पता लगाया कि कॉल नोएडा से किया जा रहा है। 2 सप्ताह से जारी एक ऑपरेशन में पुलिस को आखिरकार इन जालसाजों के अड्डे का पता लगा, जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया और जालसाजों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस को 57 सिम कार्ड, 25 मोबाइल फोन, 33 डेबिट कार्ड और 4 वाईफाई राउटर और नकली नौकरी के प्रस्ताव पत्र के साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन जालसाजों ने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है और बरामद मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों को अन्य पीड़ितों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए 13 बैंक खातों का भी पता लगा रही है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। एक अन्य गुड वर्क में भी दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जिसने पांडव नगर में स्थित मोबाइल शोरूम में लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल शोरूम में हुई लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस लूटपाट में शामिल कुख्यात लुटेरे को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट के 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याणपुर निवासी 26 साल के शोएब के तौर पर हुई है। दरअसल 4 अप्रैल की देर शाम पांडव नगर थाना अंतर्गत आचार्य निकेतन के एक मोबाइल शोरूम में खरीदारी के बहाने 3 बदमाश दाखिल हुए और उन्होंने हथियार के बल पर शोरूम से 9 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और लूटपाट में शामिल शोएब नाम के इस बदमाश की पहचान की। शोएब की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई तो पता चला कि वो मध्य विहार थाना क्षेत्र में हुई एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मंडोली जेल में बंद है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बाद में शोएब को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं शोएब की निशानदेही पर शोरूम से लूटे गए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शोएब ने खुलासा किया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मंगलम चौक के पास भी एक युवक के साथ 27 फरवरी को स्कूटी और मोबाइल फोन की लूटपाट की थी। इसके साथ ही शोएब ने बताया है कि 4 साल से गाजियाबाद के डासना जेल में वो बंद था और 18 जनवरी को वो जेल से छूटकर बाहर निकला था। जेल से रिहा होने के बाद ही वो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगा। फिलहाल पुलिस लूट में शामिल इसके 2 अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।